तो इधर लिखो स्टडी ऑफ साउंड। ओके, अब इसमें सबसे पहला टॉपिक लिखना, एक वेव लिखो, वेव मोशन। ओके, या फिर एक वेव के बारे में हम लोग कुछ डिस्कस करते हैं, तो जस्ट लिखना इसके बारे में, अ पार्टिकल which performs to and fro motion about any axis is called an oscillatory particle. ओके, अब ये पार्टिकल को हम लोग आगे मूव करेंगे, तो लिखना इसके आगे, इफ दिस पार्टिकल मूव्स फॉरवर्ड the motion produced is called a wave. ओके, चलो अब ये जो डेफिनेशन हमने लिखा है इसके बारे में हम लोग जस्ट जानने का ट्राई करेंगे। लेट्स से हम लोग के पास एक पार्टिकल है। ओके, अब ये पार्टिकल क्या करे, टू एंड फ्रो मोशन। अब टू एंड फ्रो मोशन मतलब क्या है, ये आइदर ऊपर नीचे क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा, या फिर लेफ्ट टू राइट क्या करेगा, ऑसिलेट। कोई भी एक, आइदर ये ऐसे ऑसिलेट करेगा या फिर ये ऐसे ऑसिलेट करेगा। ऑसिलेट करने का मतलब क्या है, ये करेगा लेफ्ट टू राइट कंटिन्यूसली क्या करेगा, मूव, आइदर लेफ्ट टू राइट मूव करेगा या फिर ये टॉप टू बॉटम क्या करेगा, मूव करेगा। ऐसे टाइप का मोशन को जो कंटिन्यूसली क्या करे, रिपीट करते जा रहा है, ऐसे टाइप का मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी मोशन। अब लेट से यही सेम पार्टिकल, ओके, हम लोग क्या कंसिडर कर रहे हैं कि पार्टिकल ऊपर नीचे जा रहा है। अब ये पार्टिकल को मैंने क्या किया, आगे की तरफ मूव किया। ओके, हम लोग इसको एक आगे की तरफ एक मोशन दे रहे हैं। ओके, अब ये कैसा टाइप का मोशन दिखाएगा, जस्ट ध्यान देना। ये पार्टिकल फर्स्ट जाएगा आगे, और साथ ही साथ ये कहां पे जाएगा, नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, सबसे नीचे पहुंच गया। अब ये कहां पे जाने लगेगा, ऊपर की तरफ जाने लगेगा, सबसे मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच गया। अब ये वापस कहां पे जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, एंड सो ऑन। ठीक है, ध्यान देना, जब इसमें कोई मोशन नहीं था तो ये कैसे मूव हो रहा था, ऊपर नीचे मूव हो रहा था। जैसे ये पार्टिकल को मैंने आगे की तरफ मूव किया, इसका मोशन किसके जैसा दिखने लग रहा है, एक वेव जैसे दिखने लग रहा है। आई होप ये पार्ट आपको क्लियर हो। जस्ट ये आपका बेसिक से स्टार्ट होता है, इसके बाद हम लोग इसमें जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स है वो हम लोग कवर अप करेंगे। लिखना, इंपॉर्टेंट टर्म्स इन वेव मोशन। ओके, अब ये इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है। सबसे पहले हम लोग इंपॉर्टेंट टर्म्स पे जंप करने के पहले हम लोग एक वेव को जस्ट बना के रखते हैं यहाँ पे। ओके, अब ध्यान देना, अब यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस है, हम लोग एक एक करके एक एक डेफिनेशन लिखेंगे। सबसे फर्स्ट लिखो, और सबसे सिंपल वाला है एम्पलीट्यूड। ओके, इसे लिखना, एम्पलीट्यूड लिखना। तो एक एम्पलीट्यूड रहता है क्या है, वेव में जो मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट्स है। ठीक है, कोई भी वेव में मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक, सेम वे ये जो डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक, सिमिलरली डिस्टेंस इधर से लेके इधर तक, ये सारे डिस्टेंसेस क्या रहेंगे, एम्पलीट्यूड। ये रहेगा आपका 1, 2 एंड 3। ये क्या रहेगा, एम्पलीट्यूड। तो इसे लिख सकते हो, इट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस traveled
बाय पार्टिकल ड्यूरिंग ऑसिलेटरी मोशन। ओके, ध्यान देना, हम लोग एम्पलीट्यूड को हमेशा एक इक्विलिब्रियम पोजीशन से लेते हैं। दैट इज इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या रहेगा, ये वाला पार्ट आपका क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन रहेगा। ठीक है, चाहे तो आप ये भी लिख सकते हो कि आप एम्पलीट्यूड हमेशा कहां से मेजर करते हो, चाहे तो ऐसे लिख के रखो इक्विलिब्रियम पोजीशन। अगर आपको वर्ड लिखने को मुश्किल हो रहा है तो आप चाहे तो इसको कैसे लिख सकते हो, न्यूट्रल पोजीशन लिखो। अगर आपको वर्ड लिखने मुश्किल हो रहा है तो ये लिखना न्यूट्रल पोजीशन लिखो। न्यूट्रल पोजीशन से सबसे मैक्सिमम हाइट या मैक्सिमम डेप्थ वाला जो पोजीशन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। चलो, इसके बाद आता है सेकंड डेफिनेशन, एंड यहां से सब पॉइंट्स थोड़ा इंपॉर्टेंट है। चलो ये लिखना, सेकंड वाला जो डेफिनेशन है दैट इज वेवलेंथ। ओके, सबसे पहली चीज, वेवलेंथ का सिंबल क्या है। तो वेवलेंथ का सिंबल है, इसको हम लोग बोलते हैं लैम्डा। तो लिख सकते हो, लैम्डा लिख सकते हो। ओके, तो एक वेवलेंथ का मतलब क्या है, नाम सुन के हमें क्या समझ रहा है। चाहे तो एक स्मॉल डेफिनेशन में लिखता हूं, लेंथ ऑफ वन वेव। इसका जस्ट एक सिंपल डेफिनेशन है, एग्जैक्ट डेफिनेशन बाद में देता हूं। तो यहां पे लेट्स से हमने यहां पे एक वेव मोशन का जस्ट एक डायग्राम बना के रख दिया। तो ध्यान देना, अब ये वेवलेंथ क्या रहेगा, एक वेव का लेंथ। तो आप नोटिस कर सकते हो यहाँ पे एक वेव क्या है, दिस इज लाइक दैट वन वेव। ये वाला एक जो पार्ट है ये क्या आपका एक वेव है। तो यहां से लेके इधर तक का जो डिस्टेंस है इसको आप क्या बोलते हो, वेवलेंथ बोलते हो, एक वेव का डिस्टेंस। ओके, अब इसका एक ऑल्टरनेट करेक्ट डेफिनेशन क्या है वो मैं आपको लिखा के देता हूं। ये आपको लिख सकते हो इधर, डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट और टू ट्रफ्स। ओके, अब ये क्रेस्ट और ये ट्रफ क्या है, जस्ट एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाता हूं। लेट्स से मैं यहां पे एक वेव मोशन का जस्ट एक डायग्राम बना देता हूं। ओके, अब क्रेस्ट और ट्रफ मतलब क्या है, आप ऐसे सोचो, ये जो मैक्सिमम पॉइंट्स है ग्राफ के, ये दोनों आपके क्या होंगे, क्रेस्ट हो जाएंगे। और ये जो मिनिमम पॉइंट्स है ग्राफ के, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रफ। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रेस्ट। ओके, तो वेवलेंथ क्या रहता है, दो क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस। एक सेकंड में इसको एक रेड कलर के थ्रू बताता हूं। दो क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस, या फिर आप बोल सकते हो दो ट्रफ्स के बीच का डिस्टेंस। इसे बना के रखना, कोई पार्ट में डाउट है आप मुझे पूछ सकते। थर्ड पॉइंट लिखना, तो ये थर्ड पॉइंट पे आप लिख सकते हो यहां पे फ्रीक्वेंसी लिख सकते हो। ओके, फ्रीक्वेंसी का सबसे सिंपल डेफिनेशन क्या है, आप चाहे तो इधर लिख सकते हो, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग पर यूनिट टाइम। ओके, अब ये पर यूनिट टाइम का आप एक मतलब समझ सकते हो। यूनिट का मतलब क्या है, यूनिट का मतलब है वन। टाइम का भी आप कोई भी यूनिट ले सकते हो, इधर आप 1 सेकेंड ले सकते हो, 1 मिनट ले सकते हो, 1 आवर ले सकते हो। लेकिन टाइम का स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, इट इज 1 सेकेंड। ओके, तो हम लोग क्या लेंगे, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग इन 1 सेकेंड। अब जरा समझने का ट्राई करो, ये ग्राफ जो मैं अभी बनाने वाला हूं। लेट्स से यहाँ पे आपका जो है एक्स एक्सिस क्या इंडिकेट कर रहा है, टाइम इंडिकेट कर रहा है। और आपका वाई एक्सिस लेट्स से ये क्या कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट इंडिकेट कर रहा है। अभी ये सब वर्ड्स पे ज्यादा फोकस मत करो, जस्ट अभी ये ग्राफ जस्ट मैं आपको समझा रहा हूं। लेट्स से यहाँ पे ये ग्राफ में ये जो मैंने डैश बनाया है, दिस इज व्हाट 1 सेकेंड।
ओके, ये जो मैंने डैश बनाया ये 1 सेकेंड है। अब ध्यान दो, यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, बहुत सारे वेव्स बनाता हूं। ओके, हमें क्या कैलकुलेट करना है, इसका फ्रीक्वेंसी कितना है। ओके, कैसे कैलकुलेट करोगे, नंबर ऑफ वेव्स कितने हैं ये 1 सेकेंड के पीरियड के अंदर वो काउंट करो। चलो गिनते, यहां से ये कितना हो गया 1, ये 1 वेव हो गया। यहां से यहां तक ये क्या हो गया, सेकेंड वेव हो गया। यहां से यहां तक ये क्या हो गया, थर्ड वेव। यहां से यहां तक ये क्या हो गया, फोर्थ वेव हुआ। एंड इधर से इधर तक ये हाफ एक वेव हो गया। तो टोटल फ्रीक्वेंसी आप क्या बोलोगे, तो यहां पे आप क्या ले सकते हो, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या रहेगा, 4.5। चलो और एक एक एग्जांपल करते हैं। आप लोग मुझे यहाँ पे पहले कैलकुलेट करके बताओ कितना होएगा। लेट्स से यहाँ पे 1 सेकेंड है, यहाँ पे ये 2 सेकेंड है, ये आपका टाइम पीरियड है। चलो अब यहाँ पे आप लोगों में टाइम दे रहा हूं, इसका कैलकुलेट करो इसका फ्रीक्वेंसी कितना रहेगा। चेक करना कितना जन का आंसर करेक्ट है करके। यहाँ पे ये क्या हो गया, हमारा फर्स्ट वेव हो गया, ये हमारा हो गया सेकेंड वेव, ये हुआ थर्ड वेव, एंड ये क्या हो गया 3.5। हमें इसके आगे का काउंट नहीं करना है क्योंकि डेफिनेशन क्या बोलता है, पर यूनिट टाइम में नंबर ऑफ वेव्स कितना है। तो आपको आगे का पार्ट काउंट करने की जरूरत नहीं है। तो कितना है इसका फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पे आप लिखोगे फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 3.5। ठीक है, आई होप सबको समझा रहेगा आगे का पार्ट क्यों काउंट नहीं किया है, क्योंकि हमारा डेफिनेशन क्या बोलता है, ओनली अप टिल 1 सेकेंड तक आपको काउंट करना। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट है, इसमें एक और छोटा पार्ट है, दैट इज इसका यूनिट क्या है। सबसे पहले चीज को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, तो आप इधर एफ से रिप्रेजेंट इसको कर सकते हो, या फिर इसका ग्रीक सिंबल इज न्यू बोलते हैं इसको, इसका ग्रीक सिंबल इज न्यू। ओके, अब इसका यूनिट क्या है, चलो पिछले बार हमने वेवलेंथ का यूनिट नहीं लिखा था, तो वेवलेंथ हम लोग किस में मेजर करते, तो इसका जो एसआई यूनिट रहेगा, दिस विल बी व्हाट, मीटर। वैसे एम्पलीट्यूड का जो एसआई यूनिट रहेगा, तो ये भी लिखो, एम्पलीट्यूड भी किस में मेजर किया जाता है, मीटर में। ओके, फ्रीक्वेंसी किस में मेजर किया जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो फ्रीक्वेंसी किस में मेजर किया जाता है उस पे जाने के पहले हम लोग क्या करते, इससे रिलेटेड एक और पार्ट करते, दैट इज क्या, टाइम पीरियड। ठीक है, तो जस्ट हेडिंग डालो नेक्स्ट, फोर्थ वाला टॉपिक, टाइम पीरियड लिखना। टाइम पीरियड, इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते, कैपिटल टी से। अभी टाइम पीरियड है क्या, तो आप चाहे तो इधर लिख सकते हो, इट इज द टाइम रिक्वायर्ड by a particle to complete one to and fro motion। अब इसका क्या मतलब है, अब एक बहुत बढ़िया इसका एग्जाम्पल क्या रहेगा, आपका जो क्लॉक है, ठीक है, अब क्लॉक में आपको पता है 3 हैंड्स रहते हैं, एक रहता है सेकेंड हैंड, मिनट हैंड, और क्या रहता है, आवर हैंड। ओके, लेट्स से एक सेकेंड हैंड, मतलब सेकेंड हैंड का मतलब क्या है, एक सेकेंड हैंड को यहां से घूम के यहां तक आने को जो टाइम लगता है, क्या रहेगा, वो हमारा टाइम पीरियड रहेगा। वापस रिपीट करता हूं, एक सेकेंड हैंड को घूम के वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन में आने को जो टाइम लगता है, उसको आप क्या बोलते हो, टाइम पीरियड बोलते हो। तो सेकेंड हैंड के लिए जैसे तो लिखता हूं, टाइम पीरियड फॉर सेकेंड हैंड, ये कितना रहेगा, इट विल बी 60 सेकेंड्स। सिमिलरली अगर आपका मिनट हैंड है, मिनट हैंड को एक सर्कल कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगेगा, सो दैट विल बी हाउ मच,
60 मिनट्स, तो यहाँ पे मिनट हैंड, दिस विल बी हाउ मच, इट विल बी 60 मिनट्स। 60 मिनट्स में क्या करेगा, वो एक सर्कल कंप्लीट करेगा। वैसे आवर हैंड को कंप्लीट होने के लिए कितना आवर्स लगेगा एक सर्कल कंप्लीट करने, तो ये आएगा 12 आवर्स। ओके, इसका मतलब क्या है, जैसे कि यहाँ पे आप कंसिडर कर सकते हो, जस्ट ध्यान देना, वेव में आप क्या करोगे, देखो यहाँ पे एक वेव कंप्लीट हो रहा है, ये वेव को कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम लगा, ठीक है, यहाँ पे कितना टाइम लगा, यही टाइम को आप क्या बोलते हो, यही टाइम का बोलते हो टाइम पीरियड बोलते हो। इसलिए लिख के रखना, कोई पार्ट में डाउट है मुझे पूछ सकते हो। सबसे पहले चीज, टाइम पीरियड वर्ड से आपको क्या समझ रहा है कि इसका जो भी ऐसा यूनिट रहेगा, इसका ऐसा यूनिट रहने वाला है, इट विल बी सेकेंड। दैट इज टाइम पीरियड को हम लोग मेजर किस में करते हैं, सेकेंड में करते हैं। ओके, फ्रीक्वेंसी क्या रहता है, चाहे तो लिख सकते हो, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या रहता है, 1 अपॉन क्या रहेगा, टाइम पीरियड रहेगा। इसका फॉर्मूला है, आप यूज भी कर सकते हो। ओके, तो ये क्या होएगा, इट विल बी 1/सेकेंड। सेकेंड को अगर ऊपर लेके जाओगे तो ये क्या बन जाएगा, इट विल बी सेकेंड इनवर्स। तो फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट क्या रहेगा, आप इसको लिख सकते हो सेकेंड इनवर्स लिख सकते हो। इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम इज हर्ट्स, जो आप आपके न्यूमेरिकल्स में यूज करोगे उसको हम लोग बोलते हैं हर्ट्स। ओके, तो यहाँ पे हमने फ्रीक्वेंसी लिखा 4.5, तो इसका यूनिट क्या रहेगा, हर्ट्स रहेगा। यहाँ पे मैंने फ्रीक्वेंसी लिखा 3.5, इसका यूनिट क्या रहेगा, हर्ट्स। यहाँ पे लिखो फिफ्थ, वेलोसिटी। ओके, अब वेलोसिटी का हमें स्टैंडर्ड फॉर्मूला पता है, ये हमने ऑलरेडी हमारे 8th स्टैंडर्ड और 9th के फर्स्ट लेक्चर में किया है। तो पहले मैं इसका सिंपल फॉर्मूला लिखता हूं, वेलोसिटी इज व्हाट, इट इज डिस्टेंस अपॉन क्या रहता है, टाइम। ओके, अब वेव मोशन में सबसे पहले चीज, वेव मोशन में हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं ये ध्यान देना। अब वेव मोशन में अगर आपको डिस्टेंस मेजर करना रहेगा तो आप सिंपली क्या मेजर करोगे, आप सिंपली मेजर करोगे यहाँ पे वेव लेंथ सबसे फर्स्ट। मैं वापस सर रिपीट करता हूं, तो यहाँ पे डिस्टेंस का काम कौन कर रहा है, वेव लेंथ कर रहा है। सेम वे टाइम, टाइम हम लोग किस में मेजर करते, तो हमें पता है टाइम का भी हम लोग को मेजरिंग हमने अभी लिखा था, दैट इज क्या, टाइम पीरियड। ओके, तो हमारा ये वेलोसिटी किसका, ऑफ, ठीक है मैं नीचे लिखता हूं, तो हमारा वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव, ये क्या रहेगा, डिस्टेंस। डिस्टेंस किसके फॉर्म में मेजर करेंगे हम लोग, वेवलेंथ के फॉर्म में। एंड टाइम हम लोग किसके फॉर्म में मेजर करेंगे, हम लोग यहाँ पे मेजर करेंगे टाइम पीरियड के फॉर्मेट में। ओके, यहाँ पे वेवलेंथ, वेवलेंथ क्या रहेगा, इट विल बी लैम्डा, इसका हमने यूनिट लिखा था। एंड यहाँ पे एक और चीज नोटिस कर रहे हो, ये क्या आ रहा है, 1/टाइम पीरियड आ रहा है। अभी हमने एक फॉर्मूला लिखा था, 1/टाइम पीरियड क्या रहता है, फ्रीक्वेंसी रहता है। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या रहेगा, इट विल बी वेवलेंथ इनटू यहाँ पे क्या आएगा, फ्रीक्वेंसी। चाहे तो ये लिख सकते हो, ये 1/t क्या था, हमारा फ्रीक्वेंसी। आप चाहे तो इसका यूनिट्स भी चेक कर सकते हो, ठीक है। वेवलेंथ, वेवलेंथ का यूनिट क्या है, वेवलेंथ का यूनिट इज मीटर। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या है, इट इज सेकेंड इनवर्स है। तो वेलोसिटी हम लोग किस में मेजर करते हैं, तो वेलोसिटी का यूनिट आएगा मीटर पर सेकेंड, यही हमने फर्स्ट चैप्टर में किया था, वही सेम यूनिट आ रहा है यहाँ पे। तो ये भी आप लिख सकते हो।
अब सबसे पहले चीज, लेट्स से यहाँ पे हमारे पास एक लाउड स्पीकर है, ओके, एंड लाउड स्पीकर के सराउंडिंग में देयर आर लॉट ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स, लेट्स से लोग रैंडमली ऐसे ओरिएंटेड है आजू बाजू में। जैसे बना के रखो ये डायग्राम से, बहुत सारे क्या है रैंडम पार्टिकल्स सब किधर किधर ओरिएंटेड है ऐसे। ओके, लेट्स से ये हम लोग का क्या है, एक लाउड स्पीकर है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ लाउड स्पीकर, एंड ये पूरा जो पार्टिकल्स है ये किसका है, एयर का पार्टिकल्स, ठीक है, एयर मॉलिक्यूल्स है तो आप लिख सकते हो। ओके, अब क्या होता है, सबसे फर्स्ट जैसे ही क्या होएगा, लाउड स्पीकर ऑन होएगा तो ऑफकोर्स क्या प्रोड्यूस होता है, मैकेनिकल वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होता है। ओके, वापस रिपीट करता हूँ, जैसे साउंड वेव्स, मतलब साउंड वेव्स छोड़ो, जैसे लाउड स्पीकर ऑन होएगा क्या होएगा, कंटिन्यूसली क्या होएगा, मैकेनिकल वाइब्रेशन होता है। क्यों? क्योंकि आपने नोटिस भी क्या रहेगा, देखो कोई भी स्पीकर आपने देखा रहेगा, उसके अंदर एक ऐसा एक पार्ट रहता है जो क्या होता है, कंटिन्यूसली क्या होता है, आगे पीछे मूव होते रहता है, मतलब कंटिन्यूसली क्या होता है, कंटिन्यूसली ऊपर नीचे पंप होते रहता है। आप चाहे तो नोटिस भी कर सकते हो, देखो ये यहाँ पे एक स्पीकर है, तो इसका देखो ये बीच वाला जो पार्ट है कंटिन्यूसली क्या होता है, ऊपर नीचे जाते रहता है। ओके, तो इसकी वजह से क्या होता है, प्रोड्यूस कंटिन्यूस वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होते हैं। अब ये वाइब्रेशंस की वजह से क्या होएगा, तो जरा ध्यान दो। अब ये वाइब्रेशंस की वजह से आपके एयर मॉलिक्यूल्स ऐसे पर्टिकुलर पैटर्न्स में आता है। मैं आपको पैटर्न्स बना के दिखाता हूं, जस्ट एक सेकेंड। ओके, आपके एयर मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, कंटिन्यूसली पैटर्न्स फॉर्म करें। पैटर्न्स मतलब क्या, एक पर्टिकुलर पैटर्न में आपके एयर मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर रहेंगे, और एक पर्टिकुलर पार्ट मतलब एक पैटर्न में एयर मॉलिक्यूल्स बहुत पास में रहेंगे। वापस आपके एयर मॉलिक्यूल्स क्या रहेंगे, एकदम दूर रहेंगे। वापस आपके एयर मॉलिक्यूल्स क्या रहेंगे, एकदम क्लोजली पैक्ड रहेंगे। वापस आपके एयर मॉलिक्यूल्स क्या रहेंगे, एकदम दूर रहेंगे। यहां पे क्या रहेगा, कंटिन्यूसली लोग क्या होंगे, पैक हो जाएंगे। इधर वापस ये पार्टिकल्स क्या रहेंगे, एकदम दूर रहेंगे। ओके, इससे क्या होता है, इससे यहां पे एक पैटर्न फॉर्म हो रहा है। आपने नोटिस भी क्या रहेगा, जहां पे क्या एयर मॉलिक्यूल्स रेस्ट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेरिफैक्शन बोलते हैं। जहां पे आपके एयर मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्रेशन। तो यहाँ पे रेरिफैक्शन, कंप्रेशन, रेरिफैक्शन, कंप्रेशन एंड रेरिफैक्शन, ये एक ऑल्टरनेट ऐसा पैटर्न बनते रहता है। इसकी वजह से क्या होता है, आप चाहे तो इसको ग्राफिकली कैसे बता सकते हो, जहां पे रेरिफैक्शन बनेगा आपका ग्राफ किधर जाएगा, नीचे। जहां पे कंप्रेशन रहेगा आपका ग्राफ कहां पे जाएगा, ऊपर। ठीक है? ऐसे कंटिन्यूसली क्या होते रहेगा, वेव्स प्रोड्यूस होते रहेगा। ओके, ये रहेगा आपका कंप्रेशन, ये रहेगा रेरिफैक्शन। यहाँ पे रेरिफैक्शन, कंप्रेशन, रेरिफैक्शन, कंप्रेशन, रेरिफैक्शन। ओके, तो रेरिफैक्शन क्या रहता है, जस्ट मैं इधर लिख के रहता हूं उसका स्पेलिंग, यहाँ पे आप लिख सकते हो रेरिफैक्शन। इसमें आप लिख सकते हो पार्ट ऑफ साउंड वेव लिखना, पार्ट ऑफ साउंड वेव which has less number of air molecules लिख सकते हो। और कंप्रेशन लिखना, कंप्रेशन, इसमें लिख सकते हो पार्ट ऑफ साउंड वेव having more number of air molecules। जैसे इतना तक लिख के रखना। सेवेंथ आप लिख सकते हो फैक्टर्स ऑन विच, इधर लिखो फैक्टर्स ऑन विच velocity of sound
डिपेंड्स। ओके, मतलब वेलोसिटी ऑफ साउंड ऑफ कोर्स हर एक इंस्टेंस में कभी सेम नहीं रहेगा। कभी कभी वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या रह सकता है, ज्यादा रह सकता है, कभी कभी क्या रहेगा, लेस रहेगा। तो हम लोग अभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है मीडियम लिखना। तो लिखो मीडियम। ओके, अब मीडियम मतलब क्या? एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो सॉलिड, लिक्विड एंड क्या रहेगा, गैस। ओके, तो साउंड का सबसे ज्यादा स्पीड मतलब वेलोसिटी किस में रहेगा? ऑफ कोर्स सॉलिड मीडियम में रहेगा। ओके, इसका रीजन मैं आपको देता हूं। तो यहाँ पे लिखना वेलोसिटी, यहाँ पे सारे लिख सकते हो, वेलोसिटी इन सॉलिड is greater than velocity in liquid is greater than velocity in gas। अब इसका रीजन आप लिख सकते हो, in solids particles are close by, are close by, hence sound can travel easily and faster as particles can easily touch each other। लेकिन गैसेस में क्या होता है? इन गैसेस particles are far away। ये बस